छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 76% से अधिक। प्रदेश में आयोजित देश की पहली ई लोक अदालत में 2200 से अधिक मामलों का हुआ निराकरण। मदनवाड़ा में शहीद हुए पुलिस जवानों को किया गया याद। राजनांदगांव के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और अमृतधारा जलप्रपात इन दिनों अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रहा, सैलानियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 76% से अधिक है। वहीं 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बीते 24 घंटे में देश में 19,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 62.92% हो गई है। देश में अब तक कुल 5,34,000 से अधिक लोग इस बीमारी से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज 65 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इसमें 32 जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के और 8 जवान आईटीबीपी के शामिल हैं। वहीं 6 लोग विदेश से लौटे हैं, जबकि 6 अन्य कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हुए लोग हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कल पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लॉकडाउन के सवाल पर कहा कि प्रदेश में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है और जहां भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। लॉकडाउन अगर आएगा भी, इसकी घोषणा होगी या तो केंद्र सरकार करेगी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, या राज्य सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो बाकी तो लॉकडाउन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और लॉकडाउन के विकल्प में ही कंटेनमेंट जोन की बात है। तो ये कलेक्टर्स को राज्य सरकार ने डेलीगेट कर रखा है कि कलेक्टर्स वहां की व्यवस्थाओं को देख के और परिस्थिति को देख के कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते चले जाएंगे। कुछ राज्यों ने ये सही है कि लॉकडाउन घोषित किया है, पर छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। श्री सिंहदेव ने कहा कि रायपुर में बेवजह भीड़ बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कल आयोजित की गई देश की पहली ई लोक अदालत में 2200 से अधिक मामले सुलझाए गए। वहीं 43 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। सबसे अधिक मामले रायपुर जिले में निराकृत हुए। वहीं सुलह की दर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और दुर्ग जिले में सबसे अधिक रही। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर कल देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमें 195 खंडपीठों में विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान पक्षकार और वकीलों ने अपने अपने घरों से ऑनलाइन प्रकरणों की पैरवी की। प्रदेश के 23 जिलों में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके अलावा उच्च न्यायालय में भी 2 पीठ गठित की गई थी। सभी न्यायालयों में विचार के लिए 4,820 प्रकरण रखे गए थे। इनमें से 2,250 मामलों का निराकरण किया गया। मदनवाड़ा माओवादी हमले में शहीद जवानों की शहादत की 11वीं बरसी पर आज राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि बीते 11 वर्षों में पुलिस ने माओवादी घटनाओं को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता पाई है। वहीं राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन यापन कर रहे हैं। आज ही के दिन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शहीद श्री बीके चौबे सहित 29 अधिकारी जवानों ने अपनी शहादत दी थी। उन शहादत को हम कभी नहीं भूल पाएंगे और श्री बीके चौबे और उनके साथ में जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे जो कि कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने को शहीद किए और जिस कार्यों के लिए नक्सली समस्या को उन्मूलन की दिशा में उन्होंने जो कदम उठाए थे, उन्होंने जो काम किया था, उस कार्य को हम सभी लोग मिलकर पूरा करने के लिए एकजुट हैं। जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनांदगांव जिले को माओवाद प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा। आज 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव में मानपुर मदनवाड़ा क्षेत्र में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री चौबे साहब और उनके साथ में और 28 जवान शहीद हुए थे। आज उन्हीं को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी शहीद जवानों को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन चीज़ों को लेके, जिन कार्यों को लेके वो सभी शहीद हुए थे, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे और निकट भविष्य में राजनांदगांव जिला नक्सली प्रभाव से मुक्त होगा और लोग शांति और अमन से जी सकेंगे। और न केवल राजनांदगांव जिला बल्कि छत्तीसगढ़ भी नक्सली मुक्त हो, ऐसे हम लोग सब चाहते हैं और निश्चित ही वो दिन जल्दी आएगा, ऐसा उम्मीद भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2009 को जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवान मदनवाड़ा के कोरकोट्टी में माओवादी हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद से उनकी शहादत की याद में हर साल राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। कोरिया जिले में स्थित अमृतधारा जलप्रपात इन दिनों अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रहा है। करीब 90 फीट की ऊंचाई से गिरता ये जलप्रपात इस समय सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हसदेव नदी पर बनने वाला ये जलप्रपात अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। इस जलप्रपात का विहंगम दृश्य देखने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास के सीमावर्ती राज्यों के पर्यटक भी पहुंचते हैं। यहां आने वाले सैलानियों ने बताया कि गर्मी के समय में जलधारा काफी ऊंचाई से गिरती है, जिसे देखना अपने आप में अविस्मरणीय रहता है। पहचान है हसदेव नदी के जलप्रपात का और यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, साथ में यहाँ पे मंदिर है, पूजा अर्चना भी हो जाता है, शिव मंदिर भी है और लोग दूर दूर से पर्यटक के रूप में जलप्रपात देखने के लिए भी आते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि रोज़गार के अवसर भी कुछ लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से शासन के द्वारा जो पहल किया जा रहा है ये सारी जनताओं के लिए अच्छा है। इसीलिए आज का दिन चुना हमने और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। बहुत लोग आए हैं, आयोजन भी बहुत अच्छा किया गया है और सब लोगों को देख के और यहाँ पे इतनी चहल पहल देख के हम हमेशा ही यहाँ आते हैं, लेकिन पहली बार इतनी चहल पहल देखने मिली तो बहुत अच्छा। क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरों ने बताया कि अमृतधारा जलप्रपात के आसपास आने वाले समय में बेहतर बदलाव किए जाएंगे, साथ ही पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। दिनों में हम उसको विकसित करेंगे। तो पिछले साल हम लोगों ने चुनाव के समय ज्यादा समय हम लोग नहीं मिल पाए, इस कारण से उस पर ज्यादा जोर और ध्यान नहीं दे पाए। पर वर्तमान सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय अमरजीत की सरकार ने संस्कृति को बढ़ाने का अगर काम किया, पर्यटन को बढ़ाने का अगर काम किया है, तो पहली बार ये सरकार है। हम लोगों ने सारा पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूरे सर्वे करके ले गए हैं और हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर नेचुरल चीज हमको करना है। वहाँ पर जिस तरह से चित्रकूट में जो विकसित हुआ है, वहाँ पर्यटन के रूप में स्थान मिला है। आने वाले दिनों में इस अमृतधारा को भी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश की प्रथम विधानसभा भरतपुर सोनहत के तहत आने वाले ग्राम पंचायत मेंढरा स्थित मैकल की पहाड़ियों से निकलकर हसदेव नदी पहले गौरघाट में जलप्रपात का रूप लेती है और बाद में अमृतधारा जलप्रपात के रूप में काफी ऊंचाई से गिरती है।
सुपोषण अभियान के तहत बच्चों को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने और उनमें कुपोषण की कमी को दूर करने में आंगनबाड़ी केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में बच्चों की सेहत में लगातार सुधार देखा जा रहा है। दुर्ग जिले के अछोटी भाटा गांव में भी बच्चों को कुपोषण मुक्त करने में यहां के आंगनबाड़ी केंद्र लगातार कार्य कर रहे हैं। सुपोषण अभियान के तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के साथ ही उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। महिला हितग्राही ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा उचित मार्गदर्शन और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की वजह से उनके बच्चों की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ सब चावल, दाल, सब्जी, भाजी, पापड़ वगैरह सब कुछ देते थे, पाउडर देते थे। मैडम लोग बताते थे कि खिलाना सब अच्छा होता है करके, तो मैं भी खाती थी पाउडर, रोटी बना के, हलवा बना के, जो ऐसा भी बना सकती थी वैसा बना के खाती थी और बच्चों को भी खिलाती हूँ। और मेरी बच्ची का ये वज़न जब पैदा हुई थी तो 4 किलो की थी, अभी 12 किलो की है। बहुत अच्छा ग्रोथ आया सर मेरी बच्ची के वज़न में। और मेरे घर में भी मैडम लोग बोलती हैं कि मुनगा भाजी खाना चाहिए करके, तो मैं दाल में, सब्जी में थोड़ा बहुत डाल देती हूँ मुनगा भाजी। मैं भी खाती हूँ, अपने बच्चे को भी खिलाती हूँ। मेरी बच्ची, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है दोनों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया राम टेके ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पौष्टिक आहार तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है, साथ ही बच्चों को रूटीन के हिसाब से भी भोजन दिया जाता है। अभियान के तहत हम लोग बच्चे हैं, मेरे लक्ष्य 6 बच्चे हैं। गृह भेड़ के माध्यम से भी बहुत हम लोग कार्य कर रहे हैं और घर में भी इन लोग पौष्टिक लड्डू बना के रखे थे, वो लोग भी खा रहे हैं और आंगनबाड़ी से भी दे रहे हैं। रेडी टू उसको भी भूंज के रखे और डब्बा में पैकिंग करके सुबह उठते ही बच्चों को देते हैं। और चिक्की जो मिलती है हम महिला बाल विकास के माध्यम से, उसको भी हम लोग देते हैं। उसको बच्चों को हर हफ्ता मतलब 6-6 दिन का दे रहे हैं अभी। और किस तरह से फायदा हो रहा है? जी, बच्चों का वजन बिल्कुल ठीक बढ़ रहा है सर, और बच्चे भी चिक्की को बहुत अच्छी तरह खा रहे हैं और एडिट्यूड भी बहुत अच्छे से खाते हैं। जैसे घर में भी लोग ना अलग अलग प्रकार के बना के खाते हैं। जैसे एक दिन में कुछ बनाते हो वही बार ना नहीं खा पाते, तो अलग अलग तरह के बनाते हैं। जैसे कभी चीला बनाते हैं, कभी रोटी बनाते हैं, कभी पूरी टाइप का बना देते हैं, मतलब हर प्रकार का बना के खिलाओ। वहीं आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक देवकी साहू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों को घर घर जाकर रेडी टू ईट और अन्य पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया था। हम लोग गृह भेंट कर रहे हैं और 3 महीने तो हम लोग सूखा राशन बांटे हैं, उसके बाद जो रेडी टू ईट पाउडर है उसको दे रहे हैं। तो कार्यकर्ता बराबर गृह भेंट करती है कि इस खा रहे हैं कि नहीं इसको बच्चे ठीक से करके, तो बाकायदा बच्चे खा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने अच्छे से उन लोग खा रहे हैं और वजन भी बढ़ रहा है इसका। और सरकार जो चिक्की दे रही है उसके माध्यम से भी उनका बच्चों का वजन बढ़ रहा है। मतलब ये नहीं है कि आंगनबाड़ी बंद है तो बच्चों की देख रेख नहीं हो रही है। हमारे जो कार्यकर्ता और सहायिका बहुत अच्छा काम कर रही है, निरंतर गृह भेंट कर रही है और उनको मार्गदर्शन कर रही है। और मुनगा भाजी है और जो भी अच्छी चीज है बच्चों के लिए वो घर घर जाके उन लोग बता रहे हैं सब। पर्यवेक्षक ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण आज प्रदेश के कई स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच रायपुर और राजनांदगांव सहित प्रदेश के कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के वाड्रफनगर में सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं दुलदुला में 5, बलरामपुर में 3 और गुंडरदेही, शिवरी नारायण तथा बस्तानार में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।